मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थर्ड लेक्चर में, जो क्लास 12th के लिए चल रहा है। आपको याद होगा कि क्लास 12th के हम लोग सेकंड लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे, हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली थी। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के चीजें देख लीजिए ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने और उसके नियम के बारे में समझने कि ऐसे कौन कौन सी नियम है जिसके आधार पर ये घटनाएं हो रही। कौन सी घटना के बारे में बात हो रही है? तो बात हो रही है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो हमने अब तक देखा कि जब हम किसी मैग्नेट को लेकर के आ रहे हैं किसी बद्ध कुंडली के पास, तो कुंडली में हमें ईएमएफ देखने को मिलता है, वोल्टेज देखने को मिलता है, जो कि बिना किसी सोर्स के आ गया है। वो तभी देखने को मिल रहा है जब हम मैग्नेट को उसके आसपास मूवमेंट दे रहे हैं, गति दे रहे हैं। तो गति की वजह से ये चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जब ये रुकी हुई है तो नहीं। तो इन्हीं सब बातों को ऑब्जर्व करके फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आधार पर दो नियम दिए। ओके, चुंबकीय प्रेरण नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। तो देयर आर टू कंसेक्यूटिव लॉज, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर फैराडे ने निम्नलिखित दो नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए एक एक करके समझेंगे। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि हम ये जानते हैं मैग्नेट के आसपास को, मैग्नेट को लेकर के अगर हम कॉइल के पास लेकर के जा रहे हैं तो मैग्नेट को मूवमेंट देने पर हमें कॉइल में देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना देखने को मिलती है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रथम नियम में रखा गया कि किसी बद्ध कुंडली के निकट अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र को लाया जाए, चुंबक को लाया जाए, तो इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। बात क्लियर हो रही है? किसी बद्ध कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के द्वारा कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब फ्लक्स परिवर्तन आपका कारण बना, फ्लक्स में परिवर्तन होते रहे, मतलब मूवमेंट होता रहे कम या ज्यादा, तो आपका वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वैद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज होता है जो बिना सोर्स की या फिर जिसके अंदर एनर्जी होती है कि वो धारा प्रोवाइड कर सके, धारा को प्रोवाइड कर सके, इसे हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। बात समझ आई? तो इसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहा गया। दूसरा नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ में एग्जैक्टली उन्होंने ये बताया कि हम चाहें तो किसी बद्ध कुंडली में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण वैद्युत वाहक बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वैद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, किसी
बद्ध कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की समय दर कुंडली में प्रेरित वैद्युत बल वाहक बल उत्पन्न करती है या फिर आप कह सकते हैं इसके अनुपातिक थी, अर्थात प्रेरित वैद्युत वाहक बल के क्रमानुपाती होती है। ठीक, अनुपाती होती है। इसको लिखना है तो कैसे दिखाएंगे? तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल अनुपाती होगी किसके? फ्लक्स परिवर्तन बटे में समयांतराल। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल E प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली नहीं आती है कुछ, तो यहाँ पर आप माइनस डेल पाई बाई डेल टी लिखते हैं। एक नया टर्म आ गया जहां फ्लक्स परिवर्तन को डेल फाई, समयांतराल को डेल टी, और यहां माइनस क्या है? जहां माइनस ऋण चिन्ह प्रेरित वैद्युत वाहक बल की प्रकृति निर्धारित करती है। इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल ऐसा होगा कि वह उसी घटना का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न होती है। मतलब अगर आप फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की प्रकृति इसको बढ़ाने की नहीं, मतलब विपरीत दिशा में होती है, इसकी प्रकृति अपोजिट होगी। तो नेगेटिव चिन्ह मतलब माइनस यही बताता है कि इसकी प्रकृति विरोध करने की प्रकृति होगी, किसकी? फ्लक्स में परिवर्तन करने की। बात समझ आई? इसको हम और डिटेल में समझेंगे किसमें? आगे आने वाले टॉपिक में जिसमें लेंज पढ़ना है, उसके लिए थोड़ा वेट करिएगा। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस, जो कि प्रकृति को बताता है, डेल फाई बाई डेल टी। तो डेल फाई बाई डेल टी को हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अथवा E इज इक्वल टू, अगर इसमें n फेरे हो, ठीक, अगर n फेरे हो कुंडली में तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल टी, और यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही। तो जहां n क्या है? n बद्ध कुंडली में फेरों की संख्या है। मतलब ये है कि कुंडली में फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आपके उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान भी उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, इसके अलावा हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी।
ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्मूला। मतलब कि अगर हम किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं तो हम फाई के डिफरेंशियल फॉर्मूले के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, मतलब अवकलन सूत्र फॉर्मूला। तो अवकलन सूत्र या अवकलन फॉर्मूले का मतलब होता है कि फ्लक्स में अगर छोटे टाइम के लिए परिवर्तन होता है तो छोटे टाइम के लिए हम इसे अवकलन का रूप भी दे सकते हैं। तो ये सूक्ष्म समय के सूक्ष्म परिवर्तन के लिए, समय के सूक्ष्म अंतराल के लिए, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अवकलन सूत्र है, अवकलन सूत्र है। ठीक, तो ये हो गया आपका E इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी को डी फाई बाई डी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई पटल चुंबकीय क्षेत्र 4 टेस्ला में लंबवत रखा गया, है, इसे 0.2 सेकेंड में 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। यदि कुंडली में 1000 समान फेरे हों, तब प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक, तो ये है मेन हमारे पास कोई कॉइल। ठीक, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कॉइल है और ये आपका कुछ इस तरीके से रखा गया है और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो कि पटल के लंबवत है, और ये पटल लंबवत है इसलिए इसका एरिया वेक्टर भी यही कहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ है। दोनों की दिशाएं जो है वो फिलहाल के लिए एक ही दिशा में होगी। ठीक, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में थीटा की जो वैल्यू है वो डिसाइड कर लेनी है कितनी होगी। तो अगर लंबवत होती तो थीटा की वैल्यू 0 ली जाती। और मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही है, यूनिफॉर्म है, तो 4 टेस्ला तो स्टैंडर्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एरिया जो है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको आप चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 इंटू -4 मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये लीजिए एरिया आ गया। अब हम इसका फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स φ1 पहले कितना आएगा b इंटू ए कॉस 0 डिग्री। तो यहां से b की वैल्यू 4 और ये 10 टू द पावर -2 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे 1 मतलब 4 इंटू 10 पावर -2, ठीक, वेबर। ये आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड केस में जब इसको 180 डिग्री घुमाया गया, पुनः घुमाने पर φ2 इज इक्वल टू BA cos 180 डिग्री और 180 डिग्री घुमाए गए हैं तो इसकी वैल्यू 10 पावर -2 इंटू -1 हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही है, बस ये माइनस के साथ -10 पावर -2 वेबर आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आपको निकालना है कि इसका प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना होगा, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए हम एक काम करते हैं, इस पोर्शन को यहां से इरेज कर देते हैं।
प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए यहां पर फॉर्मूला है E इज इक्वल टू N डेल फाई बाई डेल टी। ठीक, ये माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस, और ये फेरों की संख्या कितनी दी गई थी, 1000, और यहां पर आप लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो यहां से माइनस 1000 और φ2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, और ये माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, फिर माइनस यहाँ पे चिन्ह नहीं है, और ये पहले वाली वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2 और अपॉन में टाइम 0.2 सेकेंड। तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का और आगे भी माइनस है। ठीक, तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 448 और माइनस माइनस प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1000 अपॉन 0.2। पॉइंट उठा लीजिए, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 में से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 यूनिट आ जाएगी वोल्ट। ठीक, और अपॉन में 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट। तो ये हो गया आपका ईएमएफ जो कि इस कुंडली में उत्पन्न होगा। बात समझ आ गई। तो आज के लिए बच्चों हम लोगों ने फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देख लिया, उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल था आपके लिए। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लेंगे और आंसर कोई भी काम करेंगे तो जरूर पुट करेंगे। ओके, तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब हम जानेंगे लेंज का नियम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।